Hello everyone, welcome to the platform of Haryana Institute of Civil Services. Myself Manju Sharma, faculty for Science and Tech is here for yet another topic जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके HCS के फाउंडेशन कोर्स के लिए जो हम लेकर आ गए हैं हमारे हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पे आपने मेरी ओरिएंटेशन क्लास भी देखी होगी कि हम आपको किस तरीके से HCS के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एंड बाकी अदर स्टेट PCS के लिए भी तैयार करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छी परफॉर्मेंस आपकी जो बढ़ाएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, जो आपको चीज़ें सिखाएंगे हम लोग, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोर्स करवा के और चीज़ें ख़त्म करा देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपनी क्लास में पहले हम लोग कोर्स करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज क्वेश्चंस के बिना क्लैरिटी नहीं आती। क्वेश्चंस जब तक नहीं होंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी कहाँ गलती है, या फिर मुझे टॉपिक समझ में आया भी है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे हमारा बायो से, देन हम केमिस्ट्री करेंगे, फिर साइंस एंड टेक करेंगे आपका, ताकि आपका सारा धीरे धीरे जो पोर्शन है साइंस का और साइंस एंड टेक का इजीली कवर हो जाए। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम लोग चीज़ें कम करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उससे हम कुछ जो टॉपिक्स करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके लिए पहला टॉपिक जो हम आज करेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं और आएंगे आगे आपके। बेशक आपके इस वाले HCS में क्वेश्चंस नहीं आए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बट हर बार ऐसा सरप्राइजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेशक आपके इस वाले HCS के क्वेश्चन में हरियाणा से भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ऐसी गलती जो बोर्ड है, जो HPSC है, वो बार बार नहीं करेगा, बिकॉज इसकी वजह से हमारे स्टेट के बच्चों का लॉस हुआ है। ठीक है, और बाहर के स्टेट के बच्चे जो है प्री क्लियर कर गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ें हर बार नहीं होती, ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हम भाई ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, हम हरियाणा छोड़ देंगे, हम साइंस में से सिर्फ सिर्फ करंट कर लेंगे और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, उससे हमारा हो जाएगा। नहीं, हमेशा जो पैटर्न रहा है, ठीक है, जो एक कंसीव्ड पैटर्न रहा है आपका, उसमें हमेशा बायो से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और एक बार आप उसे पढ़ लेते हैं ना, तो आप कम से कम 9-10 क्वेश्चन, जो 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से कम 9-10 क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि एक 9-10 क्वेश्चन ठीक करना वो आपके लिए बड़ा गेम चेंजिंग साबित हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर। वो आपके काफ़ी कट ऑफ तक जाने में, आपके एग्ज़ाम क्लियर करवाने में काफ़ी हद तक हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो आप लोग सोचेंगे मैम हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यही क्यों पढ़ा, सेल क्यों नहीं पढ़ा। सेल तो सभी पढ़ते हैं, सबको पता है कि सेल क्या है, सेल के कितने टाइप्स हैं, सेल कैसे, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देखेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हम टच करेंगे जो आप लोगों को मुश्किल लगते हैं एंड आप वो छोड़ देते हैं एंड वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, बिकॉज आप वायरस के बारे में पढ़ेंगे, आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आजकल क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में कहा था आपसे। ठीक है, कि आजकल क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं और ट्रेंड क्या है। जैसे वायरस का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस, अभी तो और कोई नया वायरस आ गया है जिसकी वजह से और जानलेवा चीज़ें हो सकती है, जो अफ्रीका में अभी उसको दोबारा से इनोवेट किया गया है, देखा गया है कि अफ्रीका में एक नया वायरस आया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिस्कवरीज जो है ना, ये लेटेस्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये इनसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब था, यानी कि वर्गीकरण का क्या मतलब, क्यों हमें वर्गीकरण करना पड़ा, वर्गीकरण करने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, कि ऐसे ही ठीक था, एनिमल्स दिख रहे हैं चलते फिरते। ठीक है, लेकिन ये तो हमें आसपास हमारे कितने एनिमल्स दिखते हैं। ठीक है, कितने सारे एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास।
अब आप सोचिए कि आपकी अर्थ कितनी बड़ी है, तो उस अर्थ पे, पूरी अर्थ पे कितने सारे एनिमल्स होंगे। और एनिमल्स का मतलब है, एनिमल्स मतलब वो प्राणी जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों या फिर बिलियंस प्राणी होंगे जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करना, ऐसे प्राणियों के बारे में स्टडी करना जो हमें दिखते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाना। तो वो सारी चीज़ों को हमने आसान बनाने के लिए क्या किया, हमें उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया। ठीक है, अब आप देखिए, खुद ही देखिए, एक प्लांट है, एक पौधा है, पौधे की कैरेक्टरिस्टिक एक जंतु जैसी नहीं हो सकती, यानी कि पौधे की कैरेक्टरिस्टिक एक शेर जैसी नहीं हो सकती, या फिर एक शेर जो है वो किस जैसा नहीं हो सकता, पौधे जैसा काम नहीं कर सकता, है ना। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट, दोनों के नेचर में डिफरेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेके हमने क्या किया, हमारा वर्गीकरण किया। क्या किया, वर्गीकरण किया, यानी कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे इतने वास्ट आपके जीव जंतु हैं अर्थ पे। तो उन सबको अलग अलग क्लासेस में बांटना, उन सबको अलग अलग क्लासेस के अलग अलग नेचर की तरह, अलग अलग उनके बिहेवियर की तरीके से उनको अलग अलग क्लासिफाई करना, वो सब हमने, इसीलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. विट्टेकर जो थे हमारे, ये नाम याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनसे R.H. विट्टेकर, और ये ईयर भी याद रख लीजिएगा 1969, ये ईयर भी याद रख लीजिएगा, ये नाम भी याद रख लीजिएगा, R.H. विट्टेकर 1969। इन्होंने क्या प्रपोज किए, इन्होंने प्रपोज किए आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या प्रपोज किए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए, यानी कि 5 वर्गों में, 5 बड़े बड़े क्लासेस में। ठीक है, 5 क्लासेस में बांटा, आपके जितने भी अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे अर्थ पे। ठीक है, आपके जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, उनको किस पे बांटा, उनको 5 क्लासेस में बांटा। ठीक है, तो ये किंगडम्स कौन से थे, 5 किंगडम्स, उनका नाम याद रखेंगे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, बायो में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें पेपर क्लियर करना है। ठीक है, तो हम आपको उसी तरीके से, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जितना आपको ज़रूरत है। किंगडम क्लासिफिकेशन आया, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, सबसे पहले किसने किया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कुछ कुछ और भी है, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, 2 किंगडम भी आया था, उनके हम सिर्फ नाम याद करेंगे बिकॉज वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ये सबसे ज़्यादा आपका चर्चा में रहा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो R.H. विट्टेकर आप नाम याद रखेंगे, इन्होंने 5, ध्यान रखिएगा 5, एक सेकेंड, ध्यान रखिएगा कि R.H. विट्टेकर जो है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कहीं आ जाए 3 और आप आंसर लगा के आ जाए, ये गलत है। ठीक है, बिकॉज मैं बता रही हूँ, पहले 1 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, फिर 2 आए थे, ठीक है, फिर 3 आया था, तो ऐसे करके फिर आखिर में आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। ठीक है, तो 1969 में आया था। कौन से किंगडम्स थे ये आपके, ये था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अभी हम इसका मतलब बताएंगे कि इनका क्या मतलब है, मोनेरा का क्या मतलब है, प्रोटिस्टा का क्या मतलब है। फंजाई से तो आप समझ ही सकते हैं, फंजाई का क्या मतलब है, फंगस यानी कि फफूंद जो हम देखते हैं, जो हम नॉर्मली भी अपने घर पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी फंगस का तो इतना ज़्यादा चला था, जब कोरोना वायरस के टाइम पे डेथ रेट ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, रेनबो आ गया था फंगस का। ठीक है, अलग अलग कलर में आ गई थी फंगस मार्केट में। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फंगस किस तरीके की होती है। जो मशरूम हम खाते हैं वो भी एक फंगस है, लेकिन वो तो जानलेवा नहीं होती। कुछ फंगस ऐसी होती है जो जानलेवा होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होती है, जो दवाइयाँ बनाने में भी काम आती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्लांटे, आप इससे, इस नाम से पता लगा सकते हैं, प्लांटे का मतलब है प्लांट्स यानी कि पौधे। फिर एनिमेलिया, एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स, यानी कि जंतु, यानी कि हम। ठीक है, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं ना, हम पौधे तो नहीं है। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन था आपका। तो मेन क्राइटेरिया इसका क्या था, किसके बेसिस पे उसने ये दिया है ये क्लासिफिकेशन,
ये दिया है उसने सेल के स्ट्रक्चर पे, सबसे बड़ा तो सेल के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसका, यानी कि उसकी कोशिका की संरचना कैसी है, ठीक है, उसकी कोशिका की संरचना किस तरीके से है, उसके बेसिस पे इनको अलग अलग किंगडम्स में बांटा। दूसरी बात क्या है कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख के, इन सब एग्जाम्पल्स, इन सब क्राइटेरिया को देख के क्या हुआ, इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए हमने इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या किया, अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कि ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन थी, मोनेरा के अंदर क्या आ रहा था, सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है, जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक थे। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। ये वर्ड बहुत प्रोमिनेंट है, बेशक क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल है। हम 8th क्लास में या फिर 7th क्लास में पढ़ लेते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैम हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि हमें ये वर्ड का मतलब नहीं पता। अगर ढंग से पढ़े होते तो इसका मतलब भी पता होता, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है यानी कि पुराने पुराने एनिमल्स, पुराने एनिमल्स जो बहुत ही पुराने एनिमल्स थे और जिनमें न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और हम कैसे हैं, हम हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हम कैसे हैं, हम हैं यूकैरियोटिक, हम हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब है हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हमारे अंदर जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, हमारे अंदर का न्यूक्लियस अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, इसलिए हमें यूकैरियोटिक बोला जाता है। आप खुद ये लगा लीजिए, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो प्रोकैरियोटिक है। क्यों प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उसके अंदर आपकी तरह अलग अलग ऑर्गन्स, ठीक है, अलग अलग मसल्स, मांसपेशियां, हर काम को करने के लिए स्पेशल बोन्स, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम क्या हैं, हम ऊपर लेवल पे हैं, वो क्या हैं, बिल्कुल शुरू के एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आएगा प्रोकैरियोटिक का मतलब। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो किसके अंडर आ गए आपके, वो आपके मोनेरा के अंडर आ गए, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे। और जो यूनिसेल्युलर थे, यानी कि जिनके अंदर एक सेल था, जो यूनिसेल्युलर थे, जिनके अंदर एक सेल था, यानी कि जो एक कोशिका से बने थे, वो भी आपके किसके अंदर आए, वो भी आपके मोनेरा के अंडर आ गए, ठीक है, वो भी आपके किसके अंदर आए, वो भी आपके मोनेरा के अंदर आ गए। अभी हम इनको पूरा डिटेल में देखेंगे कि मोनेरा में क्या हो रहा है, प्रोटिस्टा में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आए, अमीबा हो गया, अमीबा के बारे में तो सब जानते हैं, अमीबा क्या होता है, अमीबा के बारे में तो हम वैसे भी पढ़ते हैं कि अमीबा क्या है, किस तरीके से, इस तरीके से दिखने वाला प्राणी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका अमीबा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए, ये लिविंग वर्ल्ड है, ये 5 तरीके से ऐसे डिवाइडेड है। आई गेस ये आपको समझ में आया है और ये आपको ध्यान में भी रहेगा, ये फ्लो चार्ट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा याद करना, इससे आपको ध्यान में भी रहेगा ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं फ्लो चार्ट्स और डायग्राम के बेसिस पे रख के ज़्यादा पढ़ाती हूँ, बिकॉज वो क्या रहता है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है किंगडम मोनेरा, ठीक है। सबसे पहला किंगडम जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है कि इस किंगडम में, मोनेरा में ऐसी क्या खास बात थी। तो मोनेरा के अंदर क्वेश्चन बनता है, ये सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, मोनेरा के अंदर आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो है आपका बैक्टीरिया। कौन सा है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया आपका एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो किस किंगडम के अंडर आता है, जो आपके मोनेरा के अंदर आता है।
एंड ये क्वेश्चन बार बार बनता है, स्टेट पीसीएस का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कि बैक्टीरिया आपके कौन से किंगडम में आ जाएगा, आपको किंगडम दे देगा वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, अलग अलग तरीके का, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका मोनेरा। अभी हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना इसके बाद, तो वो क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए उसमें देखिएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस वाले में से, टॉपिक में से, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ मोनेरा के अंदर से क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, आपके जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ऐसे हैबिटेट में, ऐसी जगहों पर रह सकते हैं जहाँ पे हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बहुत ही ठंडे रीजन में, ठीक है, जहाँ पे उतने ठंडे रीजन में जहाँ पे आपके पेंगुइन्स भी नहीं मिलेंगे, आपको आपके पोलर बियर्स भी नहीं मिलेंगे, इतने ठंडे रीजन में रह सकते हैं। या फिर इतने सॉल्टी रीजन में रह सकते हैं, यानी कि इतने नमक वाले पानी में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। या फिर बहुत ही गर्म पानी में, ठीक है, गर्म जगहों पे जो स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो धरती से गर्म पानी निकलता है जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है, वहाँ पे भी आपके बैक्टीरिया क्या करते हैं, पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। इसीलिए इन्हें बहुत ही अद्भुत माना जाता है, बिकॉज इतनी डाइवर्स कंडीशन में, इतनी एडवर्स कंडीशन में ये क्या करते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, अपनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं और वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग डेजर्ट्स में रहते हैं, स्नो एंड डीप ओशियंस में रहते हैं। इनमें से बहुत सारे क्या करते हैं, अकेले भी रहते हैं, या फिर बहुत सारे क्या करते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं, ठीक है। तो इनका डिपेंड करता है, जैसे हम ह्यूमंस भी क्या हैं, अलग अलग एक घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर सिंगल फैमिली में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो इनके उस पर इनके उस पर बेस्ड है कि वो किस तरीके से, कैसे हैबिटेट में, कैसे बिहेवियर है उनका, वो रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ये क्या करते हैं, ये ना अलग अलग पैरासाइट की तरीके से भी रहते हैं ना। व्हाट इज पैरासाइट, पैरासाइट क्या है, तो पैरासाइट का मतलब है परजीवी। पैरासाइट का क्या मतलब है, परजीवी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीवों के ऊपर क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीवों के ऊपर अपना उसको उनके खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने हैबिटेट के लिए क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो दूसरे जीवों के ऊपर अपने शेल्टर के लिए, हैबिटेट के लिए क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है। फिर बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, उनके शेप के बेस पे आप कैटेगरीज यहाँ देख सकते हैं। ये कोकाय, यानी कि जो सर्कुलर हैं, ठीक है, जो सर्कुलर हैं शेप में, उनको हम बोलते हैं कोकाय। फिर आता है बेसिलाई, ठीक है, ये आपके रॉड शेप्ड हैं, या ठीक है। फिर आता है आपका स्पाइरला, ये आपके स्पाइरल शेप के हैं। फिर आता है आपका फ्लैजिला, ठीक है, जिनके अंदर इनके अंदर फ्लैजिला भी होता है, जो आपके स्पाइरला होता है। फिर आपका आता है विब्रियो, ये देखिए इसकी शेप कैसी है, कॉमा, कॉमा शेप की। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो बैक्टीरिया जिसकी शेप कॉमा जैसी है उसका क्या नाम है, ठीक है, कि वो बैक्टीरिया जिसकी शेप कॉमा जैसी है उसका क्या नाम है, तो दैट इज नोन एज विब्रियो, ठीक है, दैट इज नोन एज विब्रियो। फिर हमने अलग अलग इनको शेप्स में बांट दिया। फिर कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, आप ना वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। वो कौन से वर्ड्स रहेंगे, वो आपके वर्ड जो हैं अलग अलग आपको डेफिनेशन के बेस पे भी आ सकते हैं, आपको वन वर्ड के बेस पे भी आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे ये वर्ड है कौन सा, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा डेफिनेशन में लिखी है, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, तो हाँ जी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये बैक्टीरिया तो बहुत कम है, एक्सेप्शन ही है, बट मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब,
हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ज़्यादा तादाद के बैक्टीरिया क्या रहते हैं आपके, इसी तरीके के रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनेरा। अब बैक्टीरिया हमने देख लिया, लेकिन ये भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मोनेरा भी क्या है आपका, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराना बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया क्या है, थोड़ा सा नया बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि आर्की बैक्टीरिया कैसे है। तो आर्की बैक्टीरिया मतलब ये रहते हैं कहाँ पे, सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन में। सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन में, हार्श कंडीशन का क्या मतलब है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, यानी कि हेलोफाइल्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन में मार्क करा रही हूँ ना कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है या फिर ये वर्ड याद रखे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैम अगर ये बोल रही है कि ये इम्पॉर्टेंट है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। हेलोफाइल किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। हेलोफाइल किसके लिए यूज होता है, वो आपके सॉल्टीनेस को दर्शाने के लिए यूज होता है, यानी कि जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है। जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। फिर आए हमारे जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है, कौन से, जो हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि गर्म पानी का चश्मा, उसे हिंदी में बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जो आपके गर्म पानी के चश्मे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स आपके अर्थ से निकलती है, गर्म पानी जियोथर्मल की एनर्जी की वजह से अर्थ से निकलता है, तो उसे बोलते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स। कुछ मार्शी एरियाज में होते हैं, यानी कि दलदली एरिया में। अब ये मत बोलिएगा मैम हिंदी यूज़ नहीं कर रही, इतना तो साइंस की टर्म्स जो हैं उसमें तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। हिंदी में मैं समझा रही हूँ, वो आपके लिए थोड़ा इतना ही ठीक है, बिकॉज टर्म्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आगे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को अभी से तैयार कीजिएगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि हम बिल्कुल भी हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको अब अपने आप को बाउंड करके रखेंगे तो आगे सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर आता है हमारा दलदली एरिया, यानी कि मार्शी एरिया। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, मिथेनोजेंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। ये क्वेश्चन बनता है और ये हुआ है कि मिथेनोजेंस कौन होते हैं, क्या वो बैक्टीरिया हैं, क्या वो वायरस है, क्या वो फंजाई हैं, वो कौन से जंतु हैं। तो मिथेनोजेंस आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं आपके, मिथेनोजेंस आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आर्की बैक्टीरिया, जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी सेल जो है वो अलग होती है। क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है वो अलग रहती है, ठीक है। वो अभी मैंने बताया कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है, इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। ये क्या है कि ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, तो उसकी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, अपना बचाव करना पड़ता है, ठीक है। और अपना बचाव करने के लिए इसे अपने अराउंड जो इसकी सेल वॉल है, जो इसकी कोशिका झिल्ली है, वो इतनी उसको अलग तरीके से बनाना पड़ता है ताकि ये उतनी हार्श कंडीशन में आराम से रह सके, ठीक है। तो इसीलिए इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है और इसी की वजह से ये सरवाइव कर पाता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। आई गेस सबको समझ में आया होगा ये वाला। फिर आते हैं हम मिथेनोजेंस। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है कि मिथेनोजेंस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं। उन एनिमल्स के, कौन से एनिमल्स के, काउज के, बफेलोज के। रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं हम इनको। ये भी क्वेश्चन आता है कि रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, तो काउ बफेलो हमारे क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, काउज और बफेलोज के। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रोडक्शन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए।
कैसे बनती है बायोगैस? सभी को पता है, जो काउ डंग होता है, जो डंग होता है एनिमल्स का, गोबर जो होता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करके आपकी बायोगैस बनाई जाती है, मैन्योर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। बायोगैस तो वैसे भी मोस्टली लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये मिथेन जो बन रही है, बायोगैस ये जो बन रही है, ये किस वजह से बन रही है? ये आपके इसी बैक्टीरिया की वजह से बन रही है, इन मिथेनोजेंस की वजह से बन रही है, ठीक है, बायोगैस जो बन पा रही है। आई गेस ये सबको समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं। यू बैक्टीरिया, बहुत ही अलग अलग तरीके के, बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ट्रू बैक्टीरिया का क्या मतलब है? एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, यानी कि उसमें कुछ नहीं था, वो सिर्फ जीवन जीने के लिए थोड़ी सी ही चीज़ें प्रेजेंट थी। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब है जिनके अंदर सेल वॉल है, खाना बचाने के लिए चीज़ें हैं, जो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, प्रजनन की क्रिया भी करते हैं, श्वसन की क्रिया भी करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनके अंदर सेल वॉल होती है, मोटाइल होते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इनमें से क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, उनकी रूट्स जो होती है, उनकी रूट्स के अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके उसको फिक्स करते हैं और सॉइल की आपकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और जो क्रॉप है उसकी ऊर्जा, उसकी ईल्ड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले आपके वो हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है, हेट्रोसिस्ट। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। और ये कौन से आपके वो हैं? इनका नाम सीधा आ जाता है, नॉस्टॉक एनाबायना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, ठीक है। सीधा नाम आ जाता है, नॉस्टॉक है, एनाबायना है, कौन सा है, ठीक है। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करने में मदद करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल में करने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्टली अबंडेंट होते हैं नेचर में, डीकम्पोजर्स भी होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब सबको समझ में होगा, यानी कि जो आपके डेड और डिकेड मैटर हैं, ठीक है, जो आपके डेड और डिकेड मैटर हैं उनको ख़त्म करने में जो जीव जंतु आपकी मदद करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि जो ख़राब चीज़ों पे फीड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। ये किस किस में भी और हेल्प करते हैं? मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं कि ये किस किस चीज़ों में काम आते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि बैक्टीरिया हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या करते हैं? डिजीज़ भी लाते हैं, यानी बीमारियां भी फैलाते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कौन सी बीमारियां? कॉलेरा हो गया, टाइफाइड। टाइफाइड नॉर्मली जो होता रहता है, टाइफाइड वो आपको किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। टेटनस हो गया, ठीक है। तो ये सारी आपके डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर डीएनए है। करेक्ट? आई गेस सबको समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया का डीएनए एक बंद अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। फिर आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। सबसे पहली चीज, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में, ये आपने पढ़ा होगा ना, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल आपका, सॉरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं, स्मॉलेस्ट सेल आपका क्या है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे बिकॉज इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है आपका माइकोप्लाज्मा से, ठीक है। एक तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, और ये मोस्टली आपको, फिर एक वर्ड आया
पैथोजेनिक। पैथोजेनिक क्या होते हैं? पैथोजेनिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको बीमारी कराने के लिए, आपके शरीर में बीमारी लाने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, आई गेस एवरीवन गेट्स टू नो कि सबको समझ में आया है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा मोनेरा किंगडम क्या है? ख़त्म हो जाता है। मोनेरा किंगडम ख़त्म होने के बाद अभी हम पढ़ेंगे सेकंड वाला आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा तो आपका मोनेरा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया था। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मतलब इनमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही। ठीक है, इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है? आपके लिंक बनाते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच का। ठीक है, अब आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि लिंक का क्या मतलब है। लिंक का मतलब है कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे हम अलग अलग तरीके से सक्रिय होते गए, हम अपने आप को इनोवेट करते गए। ठीक है, जैसे इंसान था, शुरू में क्या था? हम लोग बंदर थे, हमने धीरे धीरे क्या किया? आग जलाना सीखा, चार पैरों से दो पैरों पे चलना सीखा, अपने आप को इनोवेट किया। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ये ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को इनोवेट करते आए हैं। पहले इनमें न्यूक्लियस नहीं था, केंद्रक नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जिनके अंदर केंद्रक आना शुरू हो गया, यानी कि आपके यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये कड़ी कौन सी है? प्रोटिस्टा। ये क्वेश्चन आता है कि आपके जो एनिमल्स को जोड़ने वाली कड़ी बैक्टीरिया से कौन सी है? वो आपकी प्रोटिस्टा है। ठीक है, आपके एनिमल्स को जोड़ने वाली कड़ी किससे? आपके बैक्टीरिया से, वो कौन सी है? प्रोटिस्टा है। बाकी इसके बारे में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने का, ईजी है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अलग अलग टाइप्स हैं। इनमें से, इन टाइप्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है? प्रोटोजोन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप आपका क्या है? प्रोटोजोन्स। हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज इनसे मोस्टली बीमारियां होती हैं। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है आपका? प्रोटोजोन्स की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है आपका? प्रोटोजोन्स की वजह से होता है। और उसके ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो आई गेस एवरीवन नोज कि प्रोटोजोन्स क्या है? हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि पैरासाइट है। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है? मलेरिया के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग तरीके के प्रोटोजोन्स हैं, आपको इनके बारे में इनकी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं है बिकॉज ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, वैसे अगर आपको फिर भी जानकारी चाहिए तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हो गए, फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स हो गए, सिलिएटेड हो गए, स्पोरोजोन्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके 4 तरीके के हैं आपके प्रोटोजोन्स। लेकिन आपका वो कौन सा प्रोटोजोन है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम क्या है? आई गेस वो सबको पता होगा। ठीक है, क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये क्या है? आपके मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या है? आपके मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका नाम ज़रूरी है, बाकी एज सच प्रोटोजोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने फिर बताया कि हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के बेसिस पे ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि आप बोर ना हो जाएं कि कोर्स पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना पढ़ा रही हूँ, अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे, अगर आप उन चीज़ों पर भी ध्यान दे देंगे जिनको मैं बोल रही हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स पर भी ध्यान दे देंगे जिनको मैं बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फंजाई पे। ठीक है, फंजाई के बारे में पढ़ना इस पीरियड पे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अभी मैंने बताया कोविड-19 की वजह से अलग अलग फंजाई आ रहे थे। वाइट फंजाई आ रहा है, ब्लैक फंगस आ रही है, वाइट फंगस आ रही है, येलो फंगस आ रही है। ठीक है, तो अलग अलग फंगस आ गई थी और उसके बारे में लोग समझ रहे थे, तो उससे क्वेश्चन भी बनता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन भी सेट करेगा फंजाई के बारे में। ठीक है, तो फंजाई एक यूनिक है। ठीक है, ये क्या करता है? ये मोस्टली क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है, ये दूसरों पे, दूसरे लिविंग प्लांट्स पे यानी कि पौधों पे डिपेंड होता है या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, है अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए। ठीक है,
ये क्या है, सिम्बायोन्ट्स भी हैं। सिम्बायोन्ट्स का मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब, म्यूचुअल रिलेशनशिप से क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए अगर आपका कोई पड़ोसी है, आप उसको कोई हेल्प कर रहे हैं तो वो भी आपकी आके हेल्प करे बदले में, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। ना किसी का की हानि हो रही है उसमें, बस दोनों का क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट ही हो रहा है, किसी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो फंजाई आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप में है किसके साथ, एल्गी के साथ। किसके साथ, एल्गी के साथ। कैसे, लाइकन्स, इनके बारे में क्वेश्चन आता है, लाइकन्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगेन हर स्लाइड में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर रहते हैं, ठीक है। साथ साथ स्लाइड के आखिर में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, आखिर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, चीज़ें बैठ जाएंगी कि भाई इसको इस टॉपिक से मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, या फिर क्या क्लैरिटी है, क्या क्या नहीं क्लैरिटी है, ठीक है। तो लाइकन्स क्या है आपके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल है, किसके, एल्गी का और फंजाई का। क्वेश्चन आता है लाइकन्स किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी फंजाई है, बैक्टीरिया फंजाई है, या क्या है, तो एल्गी फंजाई का ये आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर आता है कि ये क्या है, आपके रूट्स में भी प्रेजेंट है प्लांट्स की। इंपॉर्टेंट ये वर्ड, माइकोराइजा। जब भी फंगस, जब भी फफूंद आपके प्लांट्स के पौधों के रूट्स में, पौधों की जड़ों में प्रेजेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे माइकोराइजा, ठीक है। बस इधर से भाई इतना ही इम्पोर्टेंट था। फंजाई अलग अलग टाइप्स की होती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सब आपका डिटेल में, फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, ये सब है जो कि इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यस लाइकन्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लाइकन्स क्या हैं आपके, लाइकन्स आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशंस है। अभी मैंने बताया कि लाइकन्स क्या हैं आपके, ठीक है। लाइकन्स क्या हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं, और म्यूचुअल एसोसिएशन है किसके, एल्गी और फंजाई के, ठीक है। इनके कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं और फंगल को माइको। पहली बात तो जहाँ माइको वर्ड आ जाए ना, उससे आप समझ लेना, ये एक ट्रिक है एग्जाम के लिए, उससे समझ लेना कि फंगस की बात हो रही है। जहाँ पे भी माइको वर्ड आ रहा है, माइकोबैक्टीरियम को छोड़ के, बिकॉज माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, बिकॉज उसके अंदर फंजाई नहीं है, बट मोस्टली केसेस में जहाँ पे भी माइको वर्ड आता है आपका, वहाँ पे फंजाई की बात हो रही होती है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपना खाना खुद भी बनाती हैं और दूसरों पे भी डिपेंड रहती हैं। तो कैसे, अभी हम देखते हैं कि कैसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, कैसे ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, वो देखते हैं कैसे। इसमें जो एल्गी है, जो शैवाल है इसमें, वो क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं फंजाई के लिए, फंगस के लिए, फफूंद के लिए। और फंगस क्या करती है, वो उन्हें शेल्टर, रहने के लिए। सिर्फ खाने से थोड़ी जीवन यापन होता है, आपको रहने के लिए घर भी तो चाहिए, ठीक है। तो शैवाल को जो घर प्रोवाइड होता है, शेल्टर प्रोवाइड होता है, वो कौन देता है, वो फंगस देता है, रहने के लिए जगह। तो हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक खाना दे रहा है, एक शेल्टर दे रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, सबका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। और लाइकन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी कि ये आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सभी को पता है कि दिल्ली का AQI कितना ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है, तो लाइकन्स क्या, कुछ दिनों में तो वो पेड़ पौधे भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे जो बेचारे वैसे ही सूख जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो लाइकन्स आपको वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये पोल्यूशन के इंडिकेटर है। दिल्ली, गुड़गांव, आसपास के एरियाज में आपको कहीं पे भी लाइकन्स नहीं मिलेंगे, आप पहाड़ों में चले जाएं वहाँ पे आपको थोड़े बहुत दिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, किंगडम प्लांटे। अभी हम फंजाई 3 किंगडम पढ़ रही है, चौथा किंगडम प्लांटे। प्लांटे का मतलब प्लांट्स, यहाँ पे क्या है, आपके प्लांट्स आ गए हैं, ठीक है, यानी कि आपके पौधे आ गए हैं, पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे में क्या है, इनके अंदर पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी, क्लोरोफिल आ जाएगा।
अभी सेल नहीं पढ़ा है बट आई होप सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल क्या करता है। क्लोरोफिल एक तरीके का वो पदार्थ है, ठीक है, एक तरीके का पिगमेंट है जो खाना बनाने में प्लांट्स की हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, खाना बनाने में प्लांट्स की हेल्प करता है। तो किंगडम प्लांटे के अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर खाना बनाने की पोटेंशियल थी, जो अपना खाना खुद बना सकते थे। ठीक है, किससे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। लेकिन इनमें से कुछ क्या है, इंसेक्टिवोरस है। इनमें से कुछ क्या है, इंसेक्टिवोरस भी हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स खा के अपना गुजारा करते हैं, या फिर कुछ पैरासाइट भी हैं, परजीवी भी हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं कि प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। कुछ इंसेक्ट्स भी खाते हैं बट वो एक्सेप्शंस है, बहुत कम। ठीक है, उनके नाम आते हैं आपके, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ठीक है, पिचर प्लांट हो गया, ये आपके क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अभी हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे आगे। ठीक है, सेल वॉल के बेसिस पे देखा हमने, किसी इसकी क्वेश्चन आता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज से। ठीक है, अब प्लांट के अंदर कौन से इंक्लूड हो गए, एल्गी हो गया, ये अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नाम याद मत कीजिए बेशक, बट एक बार जहन में एक बार पढ़ लीजिए तो ये हो जाएगा कि आपके जहन में वो चीज़ बैठ गई है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया यानी कि हम, यानी कि एनिमल्स, यानी कि जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। हमारे अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है, और हम किसी और के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। इनडायरेक्टली कैसे, जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो प्लांट से आ रहा है, प्लांट्स हमें ला के दे रहे हैं। खाना बना कौन रहा है, हमारी मम्मी खाना बना रही है या फिर कुक खाना बना रही होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पे डिपेंड है खाने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं एनिमेलिया में रखते हैं। किस पे रखते हैं, एनिमेलिया। एक सबसे बड़ा डिफरेंस प्लांट्स और एनिमेलिया के अंदर क्या है, कि जो प्लांट्स हैं आपके, वो चल नहीं सकते, मोशन नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हम चल सकते हैं। हम एक जगह तो नहीं खड़े हैं ना, जैसे पेड़ एक जगह खड़ा है वैसे हम तो नहीं है, हम लोग चल सकते हैं, आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक प्लांट और एनिमल के बीच में। फिर आ रहे हैं हमारे वायरस एंड विरोइड्स, इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। वायरस के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, वायरस एंड विरोइड्स के बारे में पढ़ना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमने देखा, ये देखिए, पहले तो ये वायरस है, ये टोबैको का वायरस है, यानी कि वो वायरस जो तंबाकू की खेती को इफेक्ट करता है, तंबाकू के पेड़ पे के ऊपर डिजीज करता है, वो है वायरस, ये ऐसा दिखता है ये। ठीक है, तो वायरस जो है हमारा, ये बेशक उस क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं है, वो पांच जो क्लास 5 किंगडम थे क्लासिफिकेशन के, वो अलग थे। ठीक है, ये उस क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर लाइन है आपका लिविंग या फिर नॉन लिविंग के बीच की। इसलिए हमने इसको रखा ही नहीं किसी भी क्लासिफिकेशन में, बिकॉज ये अगर ये टेबल पे पड़ा है वायरस, तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे ये निर्जीव है। लेकिन जैसे ही ये किसी ऐसे ऐसे जंतु की और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी सजीव के कांटेक्ट में आ जाएगा वायरस आपका, उसके कांटेक्ट में आते ही ये एक सजीव की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको किसी किसी भी क्लासिफिकेशन में डालना वॉज डिफ़िकल्ट, बिकॉज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बिल्कुल ही अलग थी। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जब अलग अलग सरफेसेस होते हैं आपके, क्यों बोलते हैं कि इस सरफेस को टच नहीं करना, अगर आप किसी पब्लिक प्लेसेस में सरफेस को टच कर रहे हैं तो आपको सैनिटाइज करने चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे जब आप टच करते हैं एंड देन यू पुट इट ऑन योर नोज या फिर अपने माउथ में लगाते हैं, तो वो वायरस क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है सरफेस से आपके माउथ के ऊपर, फिर वो अंदर जाके आपको अपनी क्रियाएँ करता है। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं फिर आपको। ठीक है, तो जब तक वो सरफेस पे है वायरस तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर जाते ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, डिजीज़ क्रिएट करने लग जाता है। ठीक है, तो वायरस सबसे पहले तो नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर सेल नहीं होता।
ठीक है। ये जब लिविंग सेल के बाहर होते हैं तब ये ऐसे ही रहते हैं जैसे ये नॉन लिविंग है, लेकिन जब ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तो ये उसके होस्ट सेल, मैंने होस्ट सेल के बारे में बताया था, होस्ट मतलब जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं, तो ये उसके होस्ट सेल को क्या करते हैं, मारने शुरू कर देते हैं, उसके होस्ट को किल करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, जैसे कोरोना वायरस करता है। आपके सामने बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल है। ठीक है, वायरस का मतलब क्या है, वेनम। ठीक है, सबसे पहले किस नेम को किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है आपका, पैस्चर डीजे इवानोव्स्की। पूरा नाम याद ना रखे तो इवानोव्स्की याद रख ले, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया था एंड कब दिया था, तो 1892 में। कब दिया था, 1892 में। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमारे अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सबको पता होगा कौन सा होता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ठीक है, कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट हो एक साथ। हर वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन से बना है। ठीक है, और ये कौन सी डिजीज करता है, आपका मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, जितनी भी एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एड्स हो गई, हर्पीज हो गई, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, जितनी भी आपकी एसटीडीज हैं वो सब किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। ठीक है, यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स के अंदर भी वायरस काफ़ी सारी डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल ये रहा टोबैको मोसैक वायरस, जहाँ पे वायरस एक फसल को ख़राब कर सकता है, पूरी फसल को। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग उन पे फीड करता है, अलग अलग प्लांट्स के फीड करता है। वो वायरस सारे अलग अलग होते हैं, चाहे वो एनिमल में फीड करे चाहे वो प्लांट में फीड करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वायरस के बारे में ये चीज़, ये वायरस ख़त्म होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ लेके चलना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 किंगडम रहे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस के बेस पे ही मैं बताऊंगी कि आपके 2 किंगडम 3 किंगडम किसने दिए थे। थोड़ा नाम जानने के ही ज़रूरी है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अभी भी जितना मैंने बताया बिल्कुल भी डीप नहीं था, वो बहुत ही उतना ही था जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा उतना ही मैं बताऊंगी, वरना इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वायरस के ऊपर आप पूरी पीएचडी कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, लोग करते भी हैं, बट हमें पीएचडी नहीं करनी, थीसिस नहीं लिखनी, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम HICS के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स लेकर आए हुए हैं, ताकि आपको HCS के लिए या फिर बाकी स्टेट PCS के लिए जहाँ पे भी कहीं और ना जाना पड़े, और अच्छा रिलेटिव अमाउंट ऑफ कोर्सेज, रिलेटिव अमाउंट ऑफ आपके जो सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं आजकल। ठीक है, जिसको देखो ये रिकमेंड कर रहा है कि ये बुक पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से होगा क्या, कंफ्यूज होता है बच्चा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपके लिए आगे चीज़ें क्या रहें, आसान रहे। ठीक है, आज यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है क्लासिफिकेशन का वो ख़त्म होता है। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी हम थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अभी हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस कुछ, अभी जो भी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस मैं अपनी हर उसमें बोलती हूँ, हर जितनी भी अभी ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चंस के बिना क्लैरिटी नहीं आती एंड क्वेश्चंस के बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वायरस किससे बना होता है। पहला क्वेश्चन इज लाइक हमारा, वायरस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो कि वायरस आपका किससे बना हुआ है, कि वो क्या वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बना है, क्या वो प्रोटीन कोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया से बना है, क्या वो न्यूक्लिक एसिड सेल मेम्ब्रेन से बना है, या फिर न्यूक्लिक एसिड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बना है। ध्यान से ऑप्शंस देखिए। ठीक है, ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ ऑप्शंस में भी गलती है, कहाँ क्वेश्चन में। अभी मैंने बताया, अभी तो मैंने वायरस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है कि वायरस जो है आपका वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वायरस आपका क्यों इम्पॉर्टेंट है, वायरस आपका किस तरीके से, क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके वायरस से बनेंगे। ठीक है,
तो वायरस यहाँ से आप देखिए कि क्या वो प्रोटीन कोट या फिर न्यूक्लिक एसिड से बना है, क्या वो प्रोटीन कोट माइटोकॉन्ड्रिया से बना है। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो बताया ही नहीं जब मैं आपको वायरस पढ़ा रही थी, ठीक है। मैंने तो आपको सिंपल सी चीज़ बोली थी कि आपका जो वायरस है उसके अंदर क्या है, वो एक प्रोटीन की कैप्सूल की लेयर है, अंदर डीएनए है, बस आपका वायरस बन गया। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। फिर न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है। न्यूक्लिक एसिड्स आपके वो होते हैं जो आपके डीएनए और आरएनए को बनाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने बताया ही नहीं था कि वायरस की कोई सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। सेल वॉल भी नहीं होती वायरस में, ना सेल मेम्ब्रेन होती। तो आपका आंसर रहेगा, आपका वायरस जो है किससे बना है, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड से बना है, ठीक है। आपका जो वायरस है वो किससे बना है, प्रोटीन कोट एंड आपका न्यूक्लिक एसिड से बना है, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर वायरस वाले क्वेश्चन। अभी तो मैंने इस लेक्चर के लिए थोड़े लिए हैं, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरे वो क्वेश्चंस करेंगे जो पूरे आपके ट्रेंड के बेस पे होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे मैं सारे आपके कवर कराऊंगी, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं, ठीक है। आई नो खुद भी पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आपको कोई बोल के बता रहा है, तो आपको क्या होता है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा ईजिली याद होती हैं, ठीक है। अगर आप वीडियोज़ देख के पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा ईजिली याद रहता है, फिर आप उसको पढ़ते हैं, फिर आपको जब बुक खोलेंगे तो आपको इजीली थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो रेलिवेंट है आपके टॉपिक से, ठीक है, ताकि आपका ऑलमोस्ट जो साइंस और साइंस एंड टेक का पार्ट है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक है। तो आई गेस सबको समझ में आया होगा वायरस किससे बना है, आपका प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बना है। किससे बना है, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन कोट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कोट जो है आपका वायरस का, वो क्या एनक्लोज, किसके अंदर एनक्लोज होता है। यानी कि जो आपका प्रोटीन कोट है वायरस का, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उस कोट को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया कि जो वायरस का प्रोटीन कोट है वो किससे बना होता है, वो आपका वायरस का जो बाहरी दर्पण है वो किससे बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। लेकिन उसे क्या बोलते हैं, ये शायद मैंने अपनी ओरिएंटेशन क्लास में भी एक क्वेश्चन लिया, अगर किसी ने देखी हो तो, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास में भी आपके लिए एक क्वेश्चन आया था कि वायरस का प्रोटीन कोड किससे बना। आप सोचिए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो क्या वो विरियन से बना है, कैप्सिड से बना है, पेप्लोमर्स से बना है, या फिर कैप्सोमर्स से बना है। सीधा आंसर आपका, ये आपका बना है कैप्सिड से। किससे बना है, ये कैप्सिड से बना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ वायरस। अभी मैं वायरस पढ़ा रही थी और अभी मैंने बताया था कि आपके वायरस के अंदर कौन से जीनोम होता है, यानी कि आपके वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है। क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या वो डीएनए या फिर आरएनए है, या फिर दोनों है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ना वो सिर्फ डीएनए है, ना वो सिर्फ आरएनए है, ठीक है, ना वो सिर्फ, कभी भी वो दोनों नहीं हो सकता। यानी कि डीएनए और आरएनए एक साथ एक वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो आपका आंसर रहेगा सी, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वायरस की ऊपर चीज़ें, जैसे हम लार्जेस्ट सेल पढ़ते हैं, जैसे हम स्मॉलेस्ट सेल पढ़ते हैं। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, आई गेस सबको पता होगा लार्जेस्ट सेल के बारे में, तो ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, मैंने अभी अपने इसी सेशन में बताया है, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ जिसे बोलते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म आती है कि, इसकी फुल फॉर्म क्या है पीपीएलओ की, ठीक है। तो इस माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछ ले, स्मॉलेस्ट सेल सभी को होता है, माइकोप्लाज्मा से याद करते हैं, लेकिन दूसरा नाम दे दे, पीपीएलओ नाम दे दे। पीपीएलओ भी चलो आपने याद करिए, रट्टा मार लिया कि भाई पीपीएलओ, पर पीपीएलओ की फुल फॉर्म दे दे, तो फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म है आपकी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, पीपीएलओ। ठीक है, तो अब आप वायरस में बताइए कि आपका जो लार्जेस्ट वायरस है वो कौन सा है। क्या वो मेगा वायरस है, मेगा वायरस चिलेंसिस है, क्या वो आर्बो वायरस है, क्या वो हर्पीज है, क्या वो मम्प्स है। ठीक है, इन दोनों के बारे में तो आपने फिर भी पढ़ा होगा, हर्पीज वायरस होता है, मम्प्स वायरस होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आप फिर भी तुक्का मार सकते हैं देख के। कैसे, मेगा वायरस, बट क्या पता मेगा वर्ड हो, वायरस उतना बड़ा ना हो। तो इसका आंसर रहेगा आपका मेगा वायरस चिलेंसिस। इसका दूसरा नाम है मिमी वायरस। मिमी वायरस, इसका दूसरा नाम क्या है, मिमी वायरस। ठीक है, इसको इस नाम से भी आ सकता है आपका, ये इस ऑप्शंस में इस नाम से भी आपका ये टॉपिक वो आ सकता है। ठीक है, तो ये मोस्टली ह्यूमंस में होता है आपका। और ये किसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूमोनिया और जितनी भी पल्मोनरी डिजीजेस हैं, ठीक है, जितनी भी पल्मोनरी डिजीजेस हैं, पल्मोनरी का क्या मतलब होता है, जितनी भी हमारे फेफड़ों में आपकी बीमारियां होती हैं, मोस्टली क्या कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है, वो आपका होता है ये मेगा वायरस, वायरस चिलेंसिस या फिर मिमी वायरस। कौन सा, मेगा वायरस चिलेंसिस या फिर मिमी वायरस। ठीक है, आई गेस सबको ये समझ में आया है। नेक्स्ट, वायरस का एनवेलप किसका बना होता है। क्या वो प्रोटीन्स का बना होता है, क्या वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है, या फिर इन सब का बना होता है। अब आप खुद दिमाग लगाइएगा, प्रोटीन का तो वो होता ही है, तो ग्लाइकोप्रोटीन भी एक तरीके का प्रोटीन है, तो उससे भी बन सकता है। अब एक वायरस तो है नहीं ना, वायरस के अलग अलग टाइप्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ये सारे आपके आए हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ अपने मन से बना के नहीं लेकर आई हूँ, ये आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, और आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको बार बार करेंगे तो आप ये सोचेंगे मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक आप वास्ट करा रही हैं। नहीं, टॉपिक मैंने उतना ही कराया है जितनी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था उससे एक्स्ट्रा तो मैंने कराया भी नहीं है, अदरवाइज एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ हमने उतना टॉपिक करा है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट देखते हैं हम, वायरसेस जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनके पास मेडिकल होती है उन्हें तो फिर भी पता होता है, क्योंकि उनके लिए बेसिक क्वेश्चन होता है, 12th क्लास में क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में। लेकिन जिनके पास नहीं होती है उनके लिए ये मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो वायरस, अब वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वायरस का पोस्टमार्टम तो करेंगे ही। तो वो वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया को, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या उसे हम वायरोफाज बोलते हैं, क्या उसे लाइसोफाज बोलते हैं, या फिर बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब आप सोचेंगे मैम वायरोफाज भी हो सकता है, वायरस का नाम है उसमें। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर लाइसोफाज। अब लाइसोफाज के बारे में हमने सुना नहीं, या फिर बैक्टीरियोफाज। पर बैक्टीरिया क्यों आएगा एक वायरस के साथ। पर पूछे देखिए क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाएंगे ना तो उससे भी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफाज इसका आंसर है। ठीक है, तो जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, एक इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया जैसे ह्यूमंस के अंदर चला जाता है, मानव शरीर के अंदर चला जाता है, वैसे ही वायरस क्या है वो भी बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ द स्मॉलेस्ट जीनोम। अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ा वायरस कौन सा था, अभी हम देखेंगे कि सबसे छोटे वो वायरस जिसके अंदर सबसे छोटा जीनोम है, यानी कि सबसे कम जेनेटिक मटेरियल है, सबसे छोटा जेनेटिक मटेरियल है। अभी ये देखा, ये देखो मिमी वायरस आ गया। मिमी वायरस क्या था आपका, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, मेगा वायरस चिलेंसिस, इसको नाम इसका नाम आप याद रखिएगा। क्या है ये, मेगा वायरस चिलेंसिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है।
क्या वो रेबीज वायरस है जो सबसे छोटा है, या फिर सर्को वायरस है, या हर्पीज है, या फिर मिमी है? मिमी तो मैंने बता दिया कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा जीनोम कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है आपका सर्को वायरस। ये अलग अलग वायरसेस, अलग अलग कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जंतु हैं जिसके अंदर ये डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो हम याद नहीं करेंगे बिकॉज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, infectious RNA particles without the protein coat। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स यानी कि वो आरएनए पार्टिकल्स, अभी मैंने वायरस के बारे में क्या बताया आपको कि ये वायरस है एक, इसका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे, ये वायरस का जीन है, और ये किसी उसके बीच में, उसके अंदर एनवलप्ड में बंद है। ये एनवलप क्या था? कैप्सिड था। किससे बना था? प्रोटीन से बना था, ठीक है। ये बेसिक सी जानकारी है। एक वायरस किसे कहते हैं? ये एक वायरस है। तो वो पार्टिकल, वो आरएनए पार्टिकल जिसके अंदर प्रोटीन को कोट नहीं होगा, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ जीन है, ये प्रोटीन कोट नहीं है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ जीन जो है उसका वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है उसका जीन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो आपका आरएनए पार्टिकल, उसे हम वायरस नहीं बोलेंगे, उसका नाम वायरस नहीं है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या होगा? क्या वो प्रियॉन्स होगा, क्या वो आपका विरियन होगा, या फिर विरोइड होगा, या फिर विरुसोइड होगा, ठीक है। तो वो आपके होते हैं विरियंस, विरियंस, ठीक है। तो वो जिसके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीन प्रेजेंट है, वो हम बोलते हैं विरियंस, ठीक है। ये आई गेस ये इतने, हाँ। अब हम देखते हैं कि कौन सी डिजीज वाले क्वेश्चन आ गए थोड़े बहुत, कि कौन से वायरस कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, कौन सी डिजीज के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इनमें से कौन सी डिजीज एक वायरस की वजह से होती है? क्या वो इबोला है, क्या वो एड्स है, क्या वो सार्स है, या फिर तीनों है? तो एड्स तो सबको ही पता है, HIV वायरस HIV की वजह से होती है, ठीक है। सार्स अभी हमें पता ही है, सार्स क्या है? कोविड-19 का ही तो नाम है, सार्स कोरोना वायरस। इबोला के बारे में भी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि ये भी वायरस से ही होती है। तो ये तीनों ही, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही डिजीजेस क्या हैं? वायरस की वजह से कॉज होती हैं। ये तीनों ही डिजीजेस जो हैं वो क्या हैं? वायरस की वजह से कॉज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हैं तो बहुत बेसिक, लेकिन आने चाहिए आप सभी को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? एंटीसेप्टिक सर्जरी यानी कि सर्जरी का फादर कौन है, ठीक है, जिसने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी? तो आई गेस आपको वो नहीं पता होगा, फिर भी अगर आप एलिमिनेशन से देखें तो रॉबर्ट कोच कौन थे? इन्होंने सेल के बारे में बताया था, ठीक है। लुइस पैस्चर कौन थे? इन्होंने वैक्सीन, ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका जोसेफ लिस्टर, ठीक है। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हैं आपके जोसेफ लिस्टर। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये तो सभी को पता ही है, आपका थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस हैं आपके कौन? फादर ऑफ सर्जरी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता, हमारे इंडिया में इनको यही बोला जाता है, ठीक है। विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पैस्चर किससे रिलेटेड है? अभी मैं आपको ना अटेम्प्ट करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? चलो, आपको विलियम हार्वे के बारे में नहीं पता है, मे बी अटपटा सा नाम है इनका, ठीक है, हर साइंटिस्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन फ्लेमिंग के बारे में तो पता होगा। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का निजात जिन्होंने किया था, ठीक है, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुइस पैस्चर मैंने अभी बताया, वैक्सीन डेवलप की थी इन्होंने पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लास्ट में वैक्सीनेशन है। अच्छा, तो लास्ट में यहाँ दो ऑप्शंस में वैक्सीनेशन है। सेकंड पे जहाँ पे पेनिसिलिन है, इस वाले ऑप्शन में है। तो विलियम हार्वे ने क्या करा था? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को
का वो करा था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपका बताया था। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 3। और आसानी से आपका एलिमिनेशन से और थोड़ी बहुत सूझबूझ लगा के, अगर आपको एक चीज़ नहीं आती है, थोड़ी बहुत चीज़ आती है उस क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कार्ल लैंडस्टेनर ने कौन सी डिस्कवरी करी थी? कार्ल लैंडस्टेनर बहुत ही रिनोन्ड नेम है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, जब आप साइंस पढ़ते हैं या फिर आप बेसिक साइंटिस्ट के नाम पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि कार्ल लैंडस्टेनर कौन थे। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने हमारी किसकी डिस्कवरी करी थी? एंडोक्राइन सिस्टम की तो नहीं करी थी, तो इन्होंने करी थी आपके ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की। यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, वो किसकी वजह से है? वो किसने बताया? वो आपके कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया कि आपके ब्लड ग्रुप इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, वो किसने बताया? कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया कि आपके जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये सबको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कोर्स में से पढ़ लीजिएगा, तो आपका ना काम चल जाएगा, आपका साइंस एकदम अच्छे से तरीके तैयार हो जाएगा ना। एग्जाम में आपको यही तो वही क्वेश्चंस तो करने होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो गलत हो गए। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप उनको भी गलत कर रहे हैं तो आपको वो पीछे ले जा रहा है, पीछे खींच रहा है। मुश्किल क्वेश्चन वो तो सबके लिए मुश्किल है, ठीक है, जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चंस को सिली मिस्टेक्स करके या फिर छोड़ के गलत करके आ रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज फिर आपका सिलेक्शन रुक रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, और ये जो साइंस का पार्ट है ना, इतना स्कोरिंग है ना कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना तो आप आसानी से इजीली, आपको एक दो रिवीजन की ज़रूरत है ना, आप आसानी से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए सबको ये जो इतने अच्छे तरीके से आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहे हैं, सारे कोर्सेज जो सिलेबस रिलेटेड है, जो आपके टेस्ट्स हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, सब कुछ इसी तरीके से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, Which of the following organism can be found in extreme saline conditions? ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपका जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में, यानी कि बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में रह सकता है? मैंने आपको जब सबसे पहले अभी इसी क्लास में मैं मोनेरा पढ़ा रही थी, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको कि बैक्टीरिया ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बुरी से बुरी कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर रह सकते हैं? बुरी से बुरी कंडीशन में रह सकते हैं, बैक्टीरिया ही वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इनमें से आपका आंसर क्या रहेगा? क्या वो यू बैक्टीरिया है या आर्की बैक्टीरिया है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में मिल सकते हैं। होते तो सारे ये अलग अलग बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया होगा, माइको बैक्टीरिया हो गया, पर आर्की बैक्टीरिया में स्पेशल क्या है? उसने अपनी सेल वॉल, उसकी जो कोशिका झिल्ली है उसको इस तरीके से बना रखा है कि वो हार्श कंडीशंस, वो एडवर्स कंडीशन को आराम से क्या कर सके? झेल सके। ठीक है, वो उन एडवर्स कंडीशन को आराम से झेल सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि अब आप सोचेंगे मैम टैक्सन, अभी टैक्सन, टेक्सोनॉमी, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, वर्गीकरण बताया, तो टैक्सॉन का क्या है? टैक्सॉन एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है क्लास। ठीक है, एक क्लास, टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है, टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासेस है। ठीक है, यानी कि क्लासेस की स्टडी करना क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। ये वन वर्ड में आ जाता है कि भाई डेफिनेशन दे देगा, स्टडी ऑफ क्लासेस क्या है? टेक्सोनॉमी है, सेलेनोलॉजी है, क्या है? ठीक है, किसी की भी स्टडी, तो टेक्सोनॉमी क्या है आपका? स्टडी ऑफ क्लासेस है। तो टेक्सॉन एक स्मॉल वर्ड है जिसका मतलब है क्लास। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टेक्सॉन यानी कि सबसे छोटा, अभी आपका ये पार्ट रह रहा है, ये क्वेश्चन पहले आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका स्पीशीज। स्पीशीज आपकी सबसे नीचे आती हैं। ठीक है, स्पीशीज आपकी सबसे नीचे होती हैं। फिर आता है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। इनमें से
किस किंगडम में हमारे जो आर्की बैक्टीरिया हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो क्लासिफाइड हैं। अभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि हमारे बैक्टीरिया कौन से किंगडम में क्लासिफाइड हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आप गलती करते हैं तो गलत होगा ये, बिकॉज अगर आप पढ़ने के बाद भी चीज़ें क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके किसके अंडर आते हैं? वो मोनेरा के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? मोनेरा के अंडर आते हैं। ठीक है, मोनेरा के बारे में बताया था। आपके सारे बैक्टीरिया, अगर कोई पूछे आपके सारे बैक्टीरिया क्या हैं, मोनेरा के अंडर हैं। फिर आता है व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मैं अभी पढ़ा के हटी हूँ, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका मेन बेस क्या है उस क्लासिफिकेशन का? ठीक है, मेन बेस क्या है उस क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? ठीक है, अभी मैंने बताया था कि आपकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, वो क्यों है, किसके बेसिस पे है, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे मेन क्या है उसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारे जीव जंतु हैं वो खाना कैसे प्राप्त करते हैं, उसका ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसी बेस पे ही सारे बाकी अलग अलग और भी बेसिस हैं, सेल वॉल हो गया, अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन जो मेन फोकस रहा वो किस पे रहा कि वो खाना कैसे अपना बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर 5 किंगडम। फिर आता है हमारा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है फंजाई के लिए? क्या वो यूकैरियोट्स है? ठीक है, क्या वो हेटेरोट्रॉफ्स है? क्या वो उनके अंदर प्रॉपर सेल्यूलोजिक वॉल्स हैं? या फिर इनमें से कोई भी गलत नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है फंजाई के बारे में? यूकैरियोट्स तो वो हैं, मैंने बताया था। हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन ये मैंने कब बताया कि उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है? ये तो प्लांट्स हैं, ये तो प्लांटे में था कि जो उनकी सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो प्लांट्स के अंदर था, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, कि फंजाई में सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, बल्कि फंजाई की सेल वॉल आपकी बनी होती है काइटिन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल वॉल के बारे में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरिया की पूछ लेंगे, और प्लांट्स की पूछ लेंगे, सेल वॉल, पेक्टिन, काइटिन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो वो मैच द फॉलोइंग में आपके क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है हमारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपकी किसकी वजह से होती है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है? आई गेस ये नहीं पता होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन है अभी आपके स्टेट पीसीएस का ही RAS का क्वेश्चन है जो अभी हुआ था। ठीक है, तो आपकी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस एक तरीके की बीमारी होती है, वो किस वजह से होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है? तो वो है आपका टी गैम्बियंस। वो है आपका टी गैम्बियंस। बस ये नाम याद रखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिनस थे जो हमारे, उन्होंने सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बनाया। मैंने बताया था कि क्वेश्चन आएगा। 5 किंगडम किसने दिया था? विट्टेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया, 1969 में दिया था। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लिनस ने भी एक तरीके का सिस्टम दिया था। वो कौन सा सिस्टम था? वो कितने वर्गों का सिस्टम था आपके जो लिनस ने दिया था? ठीक है, अलग अलग वर्ग थे, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था। ठीक है, तो वो लिनस ने कौन सा दिया था? लिनस ने आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, यानी कि लिनस ने सबको 2 वर्गों में ही बांटा था। वो थे प्लांट्स और एनिमल्स। तो लिनस ने सबसे पहले आपको क्लासिफाई करके दिया था, जो थे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आया ये। फिर आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग करती है कौन से ग्रुप को? ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हमारी, वो कौन से क्लास किंगडम के अंडर आती है हमारे? ठीक है, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक तरीके के शैवाल है ये। ठीक है,
वो हमारे कौन से किंगडम को बिलोंग करती है, कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, तो वो आती है हमारे फंजाई में। बेशक अब आप कहेंगे मैम ये तो शैवाल हुए, ये फंजाई के अंदर क्यों आ गए, ठीक है, कि फंजाई के अंदर क्यों आए, एल्गी तो आपकी प्लांट्स में है, तो एल्गी भी जो आपकी है ना वो आधी फंजाई के अंदर है और आधी प्लांटे के अंदर है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। कुछ एल्गी क्या करती हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाती, कुछ एल्गी क्या करती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, इसलिए उन्हें आधा आधा अलग अलग डिवाइड कर दिया था, ठीक है, पहले उनको फंजाई में रखा था, फिर उनको प्लांट्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। हु रोट द बुक जेनेरा प्लांटेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपकी बुक है जेनेरा प्लांटेरम वो किसने लिखी थी, ठीक है, जो आपकी बुक है जेनेरा प्लांटेरम, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है जेनेरा प्लांटेरम क्या है, ठीक है, ये किसने लिखी थी, तो ये आपकी लिनस ने लिखी थी, जिन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि दो वर्गों का क्लासिफिकेशन दिया, एनिमल्स और प्लांट्स, और इन्होंने बुक लिखी जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे आपके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है, उनकी समाप्ति होती है। आई गेस सबको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस पढ़े हैं और हमने किस तरीके से चीज़ें लेकर हम आगे भी चलेंगे। इसी तरीके से हम पहले अपना कोर्स वर्क करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, उतना ही हम पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम ईजिली, हमारा काम बन जाएगा, हमारा ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस लगाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके लिए लगाने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज आप थोड़े बहुत थोड़े थोड़े करके ना आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज़ ऐसे 10-5 क्वेश्चन लगा रहे हैं मेरे साथ तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 10-5 तो नहीं, ये तो काफ़ी हैं, ठीक है, कम से कम 30-32 क्वेश्चन थे आपके ये अभी अभी में जो मैंने आपके लिए कराए, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप रोज़ इनको धीरे धीरे करेंगे ना, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और बेटर टॉपिक्स और कोई अच्छा टॉपिक जिसके बायो का आपके लिए, जो आपके सिलेबस के लिए आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, आपकी चीज़ें अच्छी करेगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।